आप सभी को नमस्कार। मानवता, जी हाँ, अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के फेसबुक पेज पे मैं महेंद्र रणवा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थोड़े से ऑनलाइन हमारी कोचिंग की क्लासेस चलती है तो उनमें बिजी रहते हैं, उस कारण से थोड़ा सा हम लाइव लेट आ पाए हैं। मैं एक बार मेरी कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन आज का जिस मुद्दे के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर अपने को बातें करनी है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं मेरी आईडी से शेयर कर देता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के फेसबुक पेज पे मैं महेंद्र रणवा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि नाम इस संस्थान का है आपनी, राजस्थान की उस मायड़ भाषा का वो शब्द जो हृदय की गहराइयों में एक अपनत्व के भाव को दर्शाता है, उस शब्द के प्रारंभ में ही इस सेवा संस्थान का नाम जुड़ा है। और मानवता सेवा, जिस आज हमें इस पॉइंट पे बात करनी है मानवता के, उस पे हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले तो मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जो लोग इस समय इस टीम से जुड़े हुए हैं, इस टीम के जितना भी अपना सहयोग बन पा रहा है वो कर रहे हैं, उनको सभी को साधुवाद दूंगा। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप समाज में एक नवाचार कर रहे हैं, एक अच्छी पहल आप लोग कर रहे हैं। मानवता को अगर हम देखें कि मानवता क्या है, तो जहां तक मानवता को अगर अपन परिभाषित करें तो सदगुरु हैं, वो इस मानवता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है और उसकी तकलीफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपने अपनी मानवता खो दी है। हम उस समय अपनी मानवता को खो चुके होते हैं। अगर सामने वाले की तकलीफ को देखकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम उस मानवता के दायरे में अपने आप को सटीक नहीं बिठा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मानवता के नाम एक संदेश, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मानवता सेवा संस्थान राजस्थान, जो ये सेवा संस्थान है, ये कुछ उद्देश्य अपने लेके चल रही है। मैं वो उद्देश्य आपके बीच में रखते हुए फिर मेरी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी, एक छोटे से वायरस ने, अब आर्टिफिशियल है या नेचुरल है ये तो वक्त ही मोहर लगाएगा, लेकिन एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। आज सभी को अपने घरों के अंदर पैक कर दिया, सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया। और जिस समय एक छोटा सा वायरस आज इस तरह से फैला है, धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगले, कार, बिजनेस, नौकरी सब अपनी जगह है, सब अपने घरों में सुरक्षित है। और शायद बहुत लोगों से सुना है कि ये 2020 का वर्ष लाभ हानि का नहीं है, ये हमारे जीवन और मरण का वर्ष है। हमें सुरक्षित रहना है। और उस समय में जब हमारी सरकारें हमें ये कहती हैं कि आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, उस समय में कुछ लोग, कुछ जागरूक युवा शक्ति आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज के अंदर गांव-गांव जाकर, ढाणी-ढाणी जाकर उन मजदूर वर्ग के लोगों को जिनके पास में डेली के कमाते थे, दिन में कमा लिया, शाम को खा लिया, उन लोगों को इस लॉकडाउन के कारण राशन तक नहीं मिल पाता, उन सबको राशन की व्यवस्था करना। मैं लगातार जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे, इस टीम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे सीकर जिला हो, चाहे नागौर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, जिस भी जिले से इनके पास में फोन कॉल आते हैं, कहीं पे भी कोई भी मजदूर है या कोई भी ऐसे लोग जिनको राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। राशन की व्यवस्थाएं ये लोग कर रहे हैं। और इनका दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य, जिसके लिए ये टीम जानी जाती है, जिसके लिए ये मुहिम बनी थी, कुछ ऐसे लोग जो अपने घरों में हैं, आर्थिक स्थिति से असक्षम हैं और किसी ना किसी शारीरिक चुनौती, वो एक कहीं ना कहीं शारीरिक उनकी पीड़ा ऐसी है और उस चुनौती को वो स्वीकार करके अपने घर पे बैठे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी वो नहीं जी पा रहे हैं और उनके घर में ऐसी कोई भी आमदनी का साधन नहीं है जिससे वो उपचार करवा के अपने परिवार को और अपने आप को, स्वयं को उस जिंदगी के नए स्वरूप में ला सके। उस समय में ये टीम, ये जागरूक युवा शक्ति एक साथ एक जाजम पर आते हैं
और यथायोग्य जितना बन पाता है उतना सहयोग करके लाखों रुपए से उस व्यक्ति का जो आर्थिक रूप से असक्षम है और शारीरिक उसको कहीं ना कहीं जो भी उसके उपचार की जरूरत है उसको मुहैया करवाते हैं, साधुवाद की पात्र हैं। इस जमाने में ऐसे काम अपने आप में विशिष्ट हैं। मेरी इस टीम के पदाधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम आगे अब चल के, जैसे सीकर में कच्ची बस्ती है, बंजारा बस्ती है, और आर्थिक स्थिति से जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको शिक्षा के मूलभूत उस ढांचे तक लेकर आना, शिक्षा से उनको लाभान्वित करना, ये इनका उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य है। निश्चित तौर पर महिला शक्ति को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार, यानी कुल मिलाकर अगर मैं पूरा का पूरा इस मानवता सेवा संस्थान के लिए कहूं तो यही कह सकता हूं कि समाज के वो लोग जो बेसहारा हैं, अपने जिंदगी जीने की उम्मीदों को छोड़ चुके हैं, उनको एक नई उम्मीदें देते हैं, उनको एक नए सपनों के पंख देते हैं, उनकी जिंदगी में इनके एक नई उमंग ये भरते हैं और उससे वो अपने परिवार के साथ अपने वापस हम जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी में आ पाते हैं। आप सभी ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखें, ताकि आप उत्तरोत्तर समाज के अंदर समाज सेवा के कार्य लगातार अनवरत जारी रखें। हम बात करें मानवता सेवा संस्थान के उद्देश्य, लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक मानवता सेवा संस्थान ने मुझे दिया है कि मानवता के नाम एक संदेश, मैं कुछ पंक्तियां कहकर मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये पंक्तियां उन मानवता में कहीं ना कहीं उस युवा हो, चाहे समाज का कोई भी बंधु हो, जिसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी मानव हित का कार्य किया है, मानवता के नाते कोई भला काम किया है, उसके लिए है कि किसी की आंख बनकर रोशनी का गांव बन जाएं, कि चलो किसी की आंख बनकर रोशनी का गांव बन जाएं, दुख की धूप से सदा हम सुख की छांव बन जाएं, और दिया ईश्वर ने जो हमको किसी के हाथ बन जाएं, किसी के पांव बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, मानवता के नाते इस मिशन में ये लोग जुड़े हैं और किसी ना किसी लोगों की मदद कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर हम किसी बाहर जाते हैं और किसी बाहर के व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा करते हैं, उसकी जिंदगी में एक नए सपनों का संचार करके उसको एक नई जिंदगी देते हैं, वास्तविक जिंदगी जीने का उद्देश्य दोस्तों तभी साकार हो पाता है, तभी हम जिंदगी के असली मायने हैं उनको जी पाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हम सब लोग आपस में जितने, जापान बड़ी कार बना सकता है, अमेरिका बड़ी इमारतें बना सकता है, चीन बड़ा बाजार दे सकता है, लेकिन बड़े संस्कार भारत की भूमि देती है, बड़े संस्कार भारत के यहाँ हैं। भारत संस्कारों की धरा है, मानवता, इंसानियत यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में बसी हुई है। बशर्ते जरूरत ये है, अच्छाई हम सब में है, लेकिन उस अच्छाई को हम अपने आप से जोड़ें। जिस दिन हम अपने अंदर छुपी हुई अच्छाई को अपने आप से जोड़ लेंगे, निश्चित तौर पर हम मानव हित के कार्यों में अपने आप को आगे लाएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे। मैं कुछ दिनों पहले दिव्य प्रकाश दुबे का एक उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है, मुसाफिर कैफे। वैसे तो ये उपन्यास धर्मवीर भारती का गुनाह का देवता है, बहुत पवित्र प्रेम और त्याग का उपन्यास है। उसके बाद में अक्सर लोग पढ़ते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक लाइन मुझे, उसका एक कोटेशन, वो केवल एक पूरे पेज पे वो एक ही कोटेशन था और उस बुक का सबसे गजब का कोटेशन मुझे वो लगा। दिव्य प्रकाश दुबे अपने मुसाफिर कैफे में लिखते हैं कि दुनिया में अगर देने लायक कोई चीज है तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उम्मीद। कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा की एक उम्मीद है। और दोस्तों, जाने अनजाने हम सभी उस उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, उस उम्मीद के सहारे ये दुनिया चलती है और इसी का नाम जिंदगी है। तो ये मानवता से जुड़े हुए लोग, मानवता सेवा संस्थान के लोग और प्रत्येक वो व्यक्ति जिसके मन में कहीं ना कहीं मानवता के भाव हैं, वो एक नई उम्मीद उस समाज को दे रहा है। एक अपने सपनों को जीने की, उस वास्तविक जिंदगी से दूर जा चुके उस असहाय मनुष्य को एक वापस मुख्य धारा में लाकर समाज में हम लोगों के साथ में वो कैसे अपनी
जीवन चक्र को अच्छे से जी पाता है, उस धारा में वापस जोड़ने का काम ये मानवता करती है, ये इंसानियत करती है। और यकीन मानिएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। शायद तक सब लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी जरूरतमंद की मदद यथा योग्य कहीं ना कहीं कभी थोड़ी सी तो जरूर की है। ये मानवता मिशन के मुहिमें चलती थी, उनमें मैंने व्यक्तिगत रूप से 1-2 मुहिमों में मेरे से जितना बन पाया यथा योग्य दिया। मन में जो संतुष्टि होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। और देखिए, मदद करके जो आदमी को मन में संतुष्टि होती है, मैं उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान प्रिंस एजुकेशन हब में मैनेजमेंट में कार्यरत हूं और पिछले 2 साल से हमारे यहाँ के प्रिंस एजुकेशन हब के फाउंडर और निदेशक श्रीमान जोगेंद्र जी सुंडा और चेयरमैन डॉक्टर पीयूष जी सुंडा ने मैनेजमेंट कमेटी के साथ में बैठकर एक ऐसा फैसला लिया, एपीजे अब्दुल कलाम सक्षम छात्रवृत्ति के नाम से एक योजना चलाई। उस योजना का मैं कोऑर्डिनेटर होने के नाते संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास एप्लीकेशन आती है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, आज भी हमारे राजस्थान में, आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से गुदड़ी के लाल हैं, ऐसे बहुत से हनुमान हैं जिन्हें जामुन की जरूरत है। तो जिस मैं योजना की बात कर रहा था, उस योजना में प्रिंस एजुकेशन हब प्रतिवर्ष 25 बच्चों को गोद लेता है। वो ऐसे बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है वो मेरिटोरियस बच्चे हों, वो बहुत अच्छे प्रतिशत के बच्चे हों, वो एक अलग स्कॉलर्स की स्कीम रहती है, लेकिन ये वो बच्चे रहते हैं चाहे 80% का हो, 85% का हो, लेकिन जिनके बचपन में ही पढ़ने लिखने की उम्र में माता पिता का साया उठ गया हो, या आर्थिक दृष्टि से इतने वो असक्षम है कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। ऐसे लोगों का हम एप्लीकेशन कलेक्ट करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनको, इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि केवल घर से वो आते हैं तो अपने जो पहन रखा है उस पहनावे में आते हैं, उसके बाद में उनकी छोटी से छोटी स्टेशनरी से लेके शिक्षा की, छात्रावास की सारी सुविधाएं प्रतिवर्ष 25 बच्चों को प्रिंस एजुकेशन अब देता है। उस चीज को जब महसूस करते हैं एक प्रिंस के पार्ट होने के नाते, तो मन में इतनी संतुष्टि होती है। तो जब हम कभी खुद स्वयं कहीं किसी बेसहारा की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो मन में कितनी संतुष्टि होती होगी, उस रात नींद कितनी अच्छी आती होगी। शायद जीवन में आपने कभी ना कभी अनुभव इस चीज का किया है। और दोस्तों, अगर अपन बात करें कि ये चीजें हैं, ये ख्याल हैं, ये इंसानियत है, ये मानवता है, ये संस्कार हैं, ये कहां से आते हैं, ये हम कैसे दे पाए आने वाली पीढ़ियों को? कहीं ना कहीं देखिए, संगत रंगत लाती है। कुछ ख्याल अच्छे लोगों की तरह होते हैं जिनके साथ वक्त अच्छा गुजरता है, और कुछ लोग अच्छे ख्यालों वाले होते हैं जिनके साथ जिंदगी अच्छी गुजरती है। कोशिश कीजिएगा जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें, जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहें, जिंदगी में अच्छे लोगों के टच में रहें। मैंने कहीं पढ़ा था कि दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बदल देते हैं। अच्छे लोगों के संबंध में रहने से, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत अगर बात करूं, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को व्यक्तिगत जीवन से, जो मैं बात कर रहा था कि अपने अंदर अच्छाई है, उसको अपने आप से जोड़कर समाज के सामने इन लोगों ने रखा है। तभी आज समाज इन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में मानता है, आदर्श मानता है। हमारे कार्यक्रम में वार्षिकोत्सव होता है, उसमें पुलिस के बड़े अधिकारी एमएन दिनेश साहब आए। मैं मन में ये सोच रहा था कि इनका अतीत है, उसके बारे में जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने 18,000 बच्चों के सामने उस मंच पे अपने अतीत जो जेल की सलाखों के पीछे था उसकी चर्चा की, पॉजिटिव मैसेज उससे उन बच्चों को दिया। कार्यक्रम में ही हमारे से जुड़े थे डॉक्टर हरिओम पंवार साहब, वीर रस के राष्ट्रीय हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं। राष्ट्रवादी भजन सम्राट प्रकाश जी माली, ये वो लोग हैं, जब व्यक्तिगत इनसे मुलाकात हुई, बाद में बात होती है, तो इनके अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि हम जहां भी कार्यक्रम देने जा रहे हैं, महज उस कार्यक्रम का प्रतिफल है, वो ही सब कुछ नहीं होता है। उस कार्यक्रम में लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक सामने वाले बैठे हुए लोग उस कार्यक्रम से राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद के, देशभक्ति का संकल्प लेकर नहीं उठे, तब तक हमारे कार्यक्रम की सार्थकता नहीं रहती है। अपने यहाँ सीकर में बुद्धगिरी मड्डी के महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज, में बहुत प्रभावित हूँ उनसे, और मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे।
और सबसे ज्यादा मुझे उनकी जिस कोटेशन ने, जिस बात ने प्रभावित किया, वो कहते हैं कि हमने धर्म को आडंबरों में पाखंड को धर्म समझ लिया, जबकि धर्म सत्य है, सत्य ही धर्म है। मालपुरा टोंक के बहुत अच्छे गायक कलाकार है राम कुमार जी मालूनी, अक्सर उनसे बात होती रहती है। एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि महेंद्र जी, मैं जितना प्रतिफल ले रहा हूं उससे कहीं अधिक प्रतिफल ऐसे कार्यक्रम जो फूहड़ नृत्य वहां पे किए जा सकें, या मैं कुछ ऐसा गास के ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जीवन में कभी भी ऐसा कुछ, न तो मेरे कला से मैं मेरे मुख से गाऊंगा श्रीमुख से, और न मैं मेरे ऐसे मंच पे कोई ऐसी प्रस्तुति रख सकता जिसको मेरे बच्चे, जिसको मेरा बेटा बेटी अपने दोस्तों को दिखा के ये नहीं कह सके कि ये मेरे पिताजी हैं। जब वो ये दिखा नहीं सकते तो वो पैसे का मेरे लिए मोल नहीं है। ये इंसानियत, ये मानवता, ये हमें हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं। देखिए, शिक्षा में कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का अगर हम जिक्र करें, शिक्षण संस्थाएं अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं, बार बार समय समय पर उनके लिए अच्छे कार्यक्रम करवाती है, असेंबली करवाती है। लेकिन आप देखिए, आज से 5-7 साल पहले बच्चे अपने माता पिता से डरते थे, जबकि वर्तमान समय का परिदृश्य आपके सामने है। आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन हो रहा है। हम उन्हें ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम उन्हें उस शिक्षा से जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करें उन्हें उस शिक्षा से जोड़ने की। देखिए, लॉकडाउन का भी समय चल रहा था। आप अपने समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवन गाथा उन्हें सुना सकते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कह सकते हैं, आप खुद उन्हें सुना सकते हैं। वीर तेजाजी महाराज, त्याग, बलिदान, वचनों के, सत्यवादिता की कितनी चीजें हम सीख सकते हैं। महाराणा प्रताप, संघर्ष का बहुत बड़ा नाम, कितना हम सीख सकते हैं। महाराजा सूरजमल, कितना हम सीख सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती और रोहितास पुत्र को एक वचन के लिए बेच देते हैं, खुद बिक जाते हैं, अपनी रानी तारामती और रोहितास को बेच देते हैं। राजा चंदन, मलियागिरी, उनके 2 छोटे छोटे 6-6 महीने के पुत्र सायर और नीर, एक वचन के लिए वो सब अलग अलग हो जाते हैं। राजा भरतरी अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर गुरु भक्ति में चले जाते हैं। ये कहाँ से हम खैर, ये तो हम ये भी कह सकते हैं, आप कोई भी ये भी कह सकता है कि देखिए, ये चीजें तो हमने देखी नहीं है, सुन रहे हैं। आप आस्तिक या नास्तिक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तविक तो जरूर रहना चाहिए इंसान को। हमने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन नेल्सन मंडेला का तो आप सबने नाम सुना होगा। साहस की वो प्रतिमूर्ति 27 साल अपने जीवन के जेल की सलाखों में बिताने के बाद, और नेल्सन मंडेला का नाम आया है तो मैं एक जिक्र आपसे करूं कि दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और जिम्बाब्वे, ये दोनों ही उस समय लड़ रहे थे। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस समय के दोनों ही बहुत गजब के नायक रहे। जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन फर्क क्या हुआ? नेल्सन मंडेला थे, वो अपने समाज को बनाने में जुटे, वो अपने देश को बनाने में जुटे। वो उस भावना से कि ठीक है जो चल रहा था उसे छोड़िए, हम देश को बनाना है, उस भावना से अपने देश के लिए लगे। मुगाम्बे थे, वो एक तरह से उस अपनी जो उनके ऊपर शोषण हुआ या उस भावना के साथ में वो राज करते रहे, वो देश को जोड़ने की तरफ नहीं आए। और हमने देखा क्या क्या दिया हमने, उन लोगों ने, नेल्सन मंडेला ने अपने उस परोपकारी भाव से अफ्रीका को एक लोकतंत्र दिया मजबूत, और मुगाम्बे ने क्या दिया? एक तानाशाही देश दे दिया। हमारे ही बिहार के गया गांव के, गया जिले के दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, आप लगभग सभी लोगों ने किस्सा सुना होगा उनका। उद्देश्य कोई भी हो, उनके जीवन में उनकी पत्नी का, कहते हैं कि जब चोट आई तो उनके गांव में एक 60 किलोमीटर दूरी का पहाड़ पड़ता था, जिससे वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, वो चाहते थे तो दुख तो था, उस दुख से अपने घर पे बैठ सकते थे, कुछ दिन बैठे रहे, लेकिन उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया कि आज जिस पहाड़ ने मुझे मेरे अपने से दूर किया है,
ये मानवता है, ये मानव जाति है, यहाँ के आसपास के लोग हैं, मैं क्यों ना कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे आने वाले समय में कोई भी इस पहाड़ की वजह से किसी अपने को ना खो दे। लगन थी, मेहनत थी, जज्बा था, जोश था, जुनून था, मात्र एक छेनी और हथौड़े के साथ में लगे। शुरुआत के दौर में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 22 वर्ष के कठोर संघर्ष के बाद में 60 किलोमीटर के रास्ते को 10 किलोमीटर में बदल दिया। आज दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर रह गया। काम उनका ये मानवता के लिए था, जिससे अपने आप को उन्होंने आज इन सब के साथ न होते हुए भी अपने आप को अमर कर दिया। नेल्सन मंडेला की बात चली तो उनका एक वाकया है जो टाइम मैगजीन के एडिटर हैं रिचर्ड, वो बयां करते हैं उनकी आप बीती की पुस्तक में कि एक बार 6 यात्रियों की हवाई जहाज में नेल्सन मंडेला के साथ हम लोग जा रहे थे और देखा कि हवाई जहाज के पंखे के ऊपर टेक्नीशियन मिस्टेक के कारण प्रोपेलर बंद हो गया है। और मंडेला ने जब रिचर्ड को कहा कि आप पायलट को सूचना दें, उस समय नेल्सन मंडेला अखबार पढ़ रहे थे। कहते हैं नेल्सन मंडेला को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत रुचि थी, बहुत पसंद था, छोटी से छोटी खबर भी वो पढ़ते थे। रिचर्ड घबराते हुए पायलट के पास गए और उन्हें सूचना दी, और जब वापस आए तो उन्होंने नेल्सन मंडेला से कहा कि पायलट को पहले से पता है और वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला अपने उसी संयत भाव से उसी अखबार को पढ़ रहे थे, उनके अंदर डर का कोई भाव ही नहीं था। थोड़ी देर बाद विमान को सकुशल लैंड करवा लिया गया। लेकिन बाद में रिचर्ड कहते हैं कि मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने मंडेला से पूछा कि क्या आपको उस समय डर नहीं लगा? तो मंडेला कहते हैं कि डर, मैं अंदर से कांप उठा था, लेकिन अगर मैं मेरे चेहरे पर डर प्रतीत होने देता तो पायलट, आप और साथ में जो लोग बैठे हैं वो घबरा जाते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि आदर्श वही होते हैं जिनमें साहस होता है, और साहस डर होते हुए भी चेहरे पर डर को नहीं दिखाना ही साहस है। एक राजेंद्र यादव का उपन्यास है सारा आकाश, उसमें समर एक पात्र है और समर के भैया के नाम से एक पात्र है। वो उन्हें कहते हैं, एक किस्सा सुनाते हैं स्वामी विवेकानंद का और एक किसी महात्मा का। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बार एक किसी नदी के किनारे बैठे थे नदी पार करने के लिए। नदी में जो नाव थी वो एक ही पार करवाने वाली थी, वो नदी के दूसरे किनारे गई हुई थी। जब स्वामी विवेकानंद वहां बैठे थे तो वो महात्मा वहां आए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी नाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने परिचय हुआ और परिचय होके उन्होंने महात्मा जी ने स्वामी जी से ये कहा कि आप तो आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े दार्शनिक अपने आप को कहते हैं, एक नदी पार नहीं हो रही है, एक नदी के लिए आप इतनी सी छोटी सी बाधा के लिए आपने अपने आप को रोक लिया है, आप क्या कर पाएंगे, क्या समाज को दिशा दिखा पाएंगे? इतना कहते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने खड़काऊ लेकर वो महात्मा निकलते हैं और नदी के ऊपर चलकर लंबी दूरी तय करके वापस आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद चकित रहते हैं, सचमुच उन्हें लगता है कि ये क्या करिश्माई व्यक्तित्व है। वो उनसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया? तो महात्मा बहुत उद्दमता के साथ में उन्हें ये कहते हैं कि ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अमेरिका में भाषण देने से कोई स्वामी महात्मा नहीं बन जाता है, इसके लिए मैंने 30 सालों तक साधना की है, तपस्या की है, तब जाकर मैं इस नदी के ऊपर चल पाया हूं। स्वामी विवेकानंद हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने 30 साल साधना की, 30 साल तपस्या की इस नदी को पार करने के ऊपर, इसके ऊपर चलने के, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। नदी पार करने का काम तो 2 पैसे में किया जा सकता है, और जब नदी पार करने का काम 2 पैसे में किया जा सकता है तो आपने अपने जीवन के वो 30 साल इसमें लगा दिए जो आपके जीवन में कभी वापस नहीं मिलेंगे। वो 30 साल लगा के अब आप जो बची हुई जिंदगी है उसके अंदर आप उन 30 सालों में जो आपकी साधना थी उसके करिश्माएं दिखाएंगे और सिद्धि बटोरेंगे। भगवान, आप इन्हीं 30 साल को किसी मानव कल्याण के कार्य में लगाते,
कम से कम आप तपस्या करने पर्वतों में गए थे तो कोई दवाई खोजते जो किसी मानव कल्याण में, मानव हित में काम आती, ज्यादा अच्छा कर पाते। इससे हमें संदेश क्या मिलता है? इससे हमें संदेश ये मिलता है कि इंसान चाहे तो मानव कल्याण के वो कार्य कर सकता है, मानव हित में अगर वो सोचे तो वो सारे कार्य कर सकता है। आज देखिए, हम अगर ये सोचें कि मानव हित, मानवता, इंसानियत, ये कहाँ से? ये गाँव से, हमें बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अपन बुजुर्गों से बैठे सुने तो वो कहते हैं कि जब अकाल पड़ता था तो पड़ोस के रहने वाले घर वालों के पास में आटा गेहूं खत्म हो जाता था तो पड़ोसी उन्हें 6-6 महीने के लिए आटा गेहूं उधार दे दिया करते थे। अगले बरस जब जमाना होता था तब वो वापस उन्हें लौटा दिया करते थे। वो मानवता की वो सीख उन्हें मिलती है। बैठें, अपने बच्चों को अपने परिवार के बुजुर्गों के पास बिठाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा देवें, उन्हें नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने लाइव में कहा था कि 21वीं सदी भारत की है, लेकिन यह सपना नहीं, सपने को साकार हमें करना होगा। और साकार करेगा कौन? भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति जब जागृत होगी, युवा जब आगे बढ़ेंगे तो ये सपने देखते ही देखते साकार हो जाएंगे और निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु के रूप में वापस स्थापित हो जाएगा। भारत की तरफ आज पूरी दुनिया एक टक नजर लगाए हुए देखी हुई है। आज अगर इस वायरस की ही बात करें, इस महामारी में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे अच्छा अगर कोई अपने आप को साबित किया है कि हाँ हम सच्चे योद्धा हैं, हम अपने साथ में खड़े हैं, अपनी पूरी मानवता के साथ खड़े हैं, तो भारत है। लोग भारत से सीखते हैं। भारत की संस्कारों की संस्कृति रही है, मानवता रहेगी, इंसानियत रहेगी, संस्कार संस्कृति हम सब अपने आप बनाएंगे। लेकिन हम सभी जितना हमसे बन पाता है, जितना हम कर सकते हैं, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको जरूरत है, उस जरूरतमंद की मदद जरूर करें। आइए, कुछ सवाल मेरे पास में आए हुए थे, मैं वो सवाल ले लेता हूं और बाद में जो आप लाइव पे सवाल पूछ रहे हैं मैं उनकी तरफ भी आगे बढ़ूंगा। उद्देश्य कोई भी हो उनके जीवन। मेरे पास में जो सवाल आए हुए हैं, कोरोना ने अच्छा मौका दिया आपको नशा छोड़ने का, जो आपकी लत है वो छोड़ने का, और प्रत्येक प्राणी को। उन्होंने बहुत गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि ये मौका नहीं, ये मजबूरी है। और दोस्तों, मजबूरी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मजबूरी अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप किसी भी चीज को अपनी मजबूरी बना लीजिए, उस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। सुनील जी हैं धोद से, वो पूछते हैं कि युवाओं के लिए सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, इंसान के व्यक्तित्व का नजरिया उस पर निर्भर करता है कि हम नकारात्मक पहलुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या सकारात्मक पहलुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के लिए मैं सबसे बड़ा संदेश अगर देना चाहता हूं तो वो ये है कि वर्तमान समय में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिनकी वास्तविकता को हम नहीं जानते, एडिटेड वीडियो रहते हैं, और उनसे हम सभी, चाहे भावुक होके हों, चाहे उत्सुक होके हों, उन्हें आगे फैलाते हैं और एक गलत मानसिक धारणाएं अपने मन के अंदर सेट करके हम उस चीज के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं या उसे और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम उस चीज पे ध्यान दें कि हाँ, मेरे पास में जो सूचना आ रही है, मेरे पास में जो मैं मैसेज देख रहा हूं, मेरे पास जो वीडियो देख रहा हूं, क्या ये सच तो है, क्या इसकी सार्थकता तो है। अगला सवाल है सुरेश जी शर्मा भीलवाड़ा से, प्रिंस के एक्स स्टूडेंट हैं। ये पूछ रहे हैं सर आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, हमें भी बताएं। देखिए, पुस्तकें सबकी जो पढ़ना होता है वो सबका अपना अपना पसंदीदा है। मैं वास्तविकता में विश्वास रखता हूं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके उस कंपटीशन एग्जाम में आने वाली बुक्स ही आपके लिए सब कुछ हैं, आप उन्हें पढ़ें। आप अगर किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत करें, वो ही आपका सब्जेक्ट आपके काम आएगा, आपकी क्लास में आपका काम बोलेगा। आप जिस फील्ड में हैं उसकी किताबें पढ़ें।
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मोटिवेशनल वीडियोस तो ज़्यादातर देखना पसंद करता हूँ और हिंदी के उपन्यास में पढ़ना पसंद करता हूँ। सुरेंद्र जी शेखावत हैं, वो पूछते हैं क्या सच में कोचिंग जो ऑनलाइन स्टडी करवा रही है वो उपयोगी साबित हो रही है विद्यार्थियों के लिए? देखिए, लॉकडाउन में और हम सभी ये जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और कहीं ना कहीं मैं हमारे इंस्टीट्यूट की कह सकता हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम अलग अलग माध्यमों में, स्कूल, कोचिंग, छोटे बच्चों से इवन फर्स्ट क्लास से लेकर 12th सबके लिए टारगेट कोर्स, सबके लिए बहुत अच्छे ऑनलाइन स्टडी। और कल परसों हम डॉक्टर साहब, डिलन साहब, मैं, डाका जी, हम कुछ लोग बैठे थे, बड़ा ताजुब हुआ। हमारा एक पीसीपी ऑन एयर ऑनलाइन स्टडी का ऐप चलता है जिसमें लाइव इंटरेक्शन बच्चे करते हैं। विद्यार्थी ऑफलाइन की तरह ही उनसे जुड़ते हैं, सवाल अपने पूछते हैं, जवाब उन्हें मिलते हैं, डाउट काउंटर्स रहते हैं उनके लिए, वीकली टेस्ट रहते हैं। शुरुआत में हमें लगा था कि बच्चे कम जुड़ पाएंगे, लेकिन अब तो हजारों बच्चे जो इस 2020-21 में प्रिंस के साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे थे वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो है कि ऑफलाइन जो दे पा रहा है वो ऑनलाइन नहीं दे पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड हुआ है, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी जागरूक हुए हैं, और निश्चित तौर पर आज के समय में बहुत अच्छी ऑनलाइन स्टडी बच्चों को घर बैठे प्रोवाइड करवाई जा रही है। मनोज जी शर्मा हैं सिक्कर से, वो पूछ रहे हैं अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभिभावकों के लिए संदेश की अगर मैं बात करूं, अभिभावक के पास आज बच्चा है। जब आपका बच्चा छात्रावास में रहता है या कहीं दूर पढ़ता है, मकान लेके पढ़ता है, तब आपके पास नहीं रहता है। वो कंप्लीटली उस एजुकेशन सिस्टम के प्रति डिपेंड रहता है। लेकिन आज वो बच्चा आपके पास में है, आप उसे, मैं तो बार बार कहता हूं कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब इंस्टीट्यूट बना देंगे, अपने आप बच्चा बन जाएगा। उससे अच्छा इंसान बनाए, उसके अंदर इंसानियत के भाव जागृत करें, वो आप कर सकते हैं। वो आप उसे सुबह से शाम तक आप साथ रहते हैं, उसे वो पाठ पढ़ाइए, नैतिक शिक्षा के वो पाठ पढ़ाइए। भारत वापस उसी ओर, अपने सपनों की ओर दौड़ सकता है। मोदी जी ने कहा, वैसे 21वीं सदी भारत की निश्चित तौर पर होगी, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ना होगा, और युवा ही देश का भविष्य हैं। तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार रखें, अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाएं, संस्कार पढ़ाएं। देखिए, संस्कार में कुछ ऑनलाइन जो सवाल आ रहे हैं उन्हें भी, अभी जो पूछे जा रहे हैं उन्हें भी लेता हूं, लेकिन जब संस्कारों की बात चली है, देखिए संस्कार हम कहां से सीखते हैं? मैं बिल्कुल व्यक्तिगत बताता हूं, मैं आज भी मेरे जॉब के लिए आता हूं तो मेरे दादाजी हैं, वो आज भी मुझे ये बात कहते हैं कि बेटा, काम में कदे ओढ़मू नहीं लेना है, मालिका के कदे ओढ़मू नहीं सुननू, काम में खड़े रहनू, टाइम को पक्को रहनू। ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे को अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है। घर से गाड़ी लेके निकलते हैं तो दादाजी बोलते हैं, बेटा जमानू खराब है, ध्यान रख जे, आरामू जाजे, आरामू आजे। वो चीजें दोस्तों, मैं अप्रत्यक्ष नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। हमें अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से जुड़े हुए रहना चाहिए। एक उम्मीदों की मैंने बात कही थी कि मानवता में उम्मीदें आप नहीं देते हैं लोगों को। ये लॉकडाउन जब चला तो एक बहुत प्यारा भजन है, मैं खुद भी व्यक्तिशः भजनों का शौकीन हूँ। वो भजन खूब ज़्यादा शेयर हुआ कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। उस भजन में एक लाइनें हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, लेकिन भारत में सभी को अपनी अभिव्यक्ति को रखने की स्वतंत्रता है कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। फिजिकली तो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तब तो आप बखूबी समझते हैं। लेकिन मेरे लाइव को बच्चे और स्टूडेंट देख रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा से पूछना, जब आप इस दुनिया में आए थे आप खाली हाथ नहीं आए थे।
आप उनकी बहुत सी उम्मीदें लेकर आए थे। आप अपने माता पिता की बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस दुनिया में आए थे। आप अपने दादा दादी की बहुत सारी उम्मीदें लेकर इस दुनिया में आए थे, खाली हाथ नहीं आए थे। इस जीवन चक्र को जीकर, इस दुनियादारी को जीकर जब वापस जाते हैं तो जो प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं वो अपने व्यक्तित्व से आदर्शों को छोड़कर जाते हैं। वो खाली हाथ नहीं जाते, वो व्यक्ति चले जाते हैं लेकिन उनके आदर्श हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इसलिए हम सभी बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं और बहुत सारे आदर्श हम चाहें तो छोड़कर जा सकते हैं। अब मेरे पास में जो कुछ लाइव अभी जो प्रश्न आ रहे हैं उनके मैं जवाब आपको जितना मैं देख पाता हूं, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। विजयपाल जी धानिया रुल्यानी से करें, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के शाहूकारों को बढ़ाने पर संदेश देना। बिल्कुल शिक्षा और संस्कारों की बात हमने की है। विनोद जी चौधरी हैं, वो पूछ रहे हैं कोई कल्चर सिर्फ हमारी इच्छा पर नहीं बदल जाता, यह तभी बदलता है जब पूरे समाज या संगठन में तब्दीली आती है। बिल्कुल, व्यक्तिगत इच्छा से नहीं होता, समाज से होता है। लेकिन हमको सबको ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि ये देश कहां से बन रहा है, ये समाज कहां से बन रहा है। अंतिम भारतीय से, अंतिम पंक्ति में बैठे प्रत्येक भारतीय से ये देश बन रहा है। एक व्यक्ति अपने व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से उसका समाज बनता है, कुल बनता है, पिंड बनता है, जिला बनता है, राज्य बनता है, देश बनता है, ये पूरी मानवता बनती है। एक एक व्यक्ति जब सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर पूरे समाज में इसके परिणाम साकार रहेंगे। संदीप कुमार मेल रुल्यानी से पूछ रहे हैं, भाई साहब पूरा वर्ल्ड एक साथ फिर भी कोरोना का तोड़ नहीं, आश्चर्य तो होता होगा। देखिए, निश्चित तौर पर पूरा दुनिया लगी हुई है और कोई ना कोई सकारात्मक इंसान को रहना चाहिए। सकारात्मक और आशावादी नजरिया हमेशा रखना चाहिए। आने वाले बहुत सारी खोपड़ियां हमारे इस दुनिया में बैठे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हैं, कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालेंगे। राजकुमार जी शर्मा, इस समाज और युवाओं के लिए आपका मानवता के लिए क्या संदेश है? राजकुमार जी, मैं मानवता के लिए संदेश तो दे चुका हूं। आप हमारे प्रिंस स्कूल में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और बहुत एनर्जेटिक आप फैकल्टी हैं। 8 बार आपने नेट क्लियर किया है, बहुत अच्छा। कुछ सवाल आप आ रहे हैं, सभी साथी जो जुड़े हैं उनसे सभी से नमस्कार। कोई आपके सवाल हो? रामनिवास जी भामू लिख रहे हैं, समस्त जीव कल्याण सर्वोपरि सभी मानवता के लिए नया अध्याय लिखेंगे। देखिए, जब बातें अच्छी शिक्षा की और सीख की आ रही थी तो हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हुए गोपाल दास नीरज। अक्सर जब समय विकट आता है तो हर कोई उनकी पंक्तियों को गुनगुनाता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपने मिटे होंगे, कुछ सपने मरे होंगे, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है। एक आशावादी नजरिए के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी भावरिया लोसल से हैं, आप तो खुद ही बहुत अच्छे संदेश देते रहते हैं। आपका सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं लेता हूं। सोशल मीडिया वर्तमान समय बहुत उपयोगी चीज है, बशर्ते इसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है तो इसके लिए सोशल मीडिया नहीं अपितु दुरुपयोग करने वाला दोषी है। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमारा नजरिया निर्भर रहता है कि हम सकारात्मक पहलू को देखते हैं या नकारात्मक पहलू को देखते हैं। मैं कुछ इस पेज से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये मैं मेरी आईडी से लाइव के कमेंट्स देख रहा था, कुछ पेज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूं। इस शुभकामनाएं सभी दोस्तों की आ रही है। राम राम बहुत से लोग कर रहे हैं, सभी को राम राम। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। कोई सवाल अगर अच्छा सा दिखे तो मैं आपसे बात करूं। आजकल पवन जी सिंह मार पूछ रहे हैं, आजकल युवाओं में नशे के पर्वती बात कर चुका हूं। डॉक्टर साहब भी लाइव देख रहे हैं, नमस्कार सर।
सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। कोई सवाल? बिल्कुल पवन जी जांगिड़ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, ना खाली हाथ आते हैं और ना खाली हाथ जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। मामराज मीणा, ये हमारे प्रिंस का विद्यार्थी है, बहुत अच्छा लड़का है। सर कुछ समाज सेवी सेवा करके सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करते हैं, ये सही है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है, और पिछले दिनों में ये सवाल लगभग उठता था। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे समाज सेवा करके फोटो डाल रहे हैं, आज अगर हम वास्तविकता की बात करें तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक दूसरे से सकारात्मक प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और आपको देखकर अगर 10 लोग ने देखा और उनमें से 2 लोग भी आपसे प्रेरित होते हैं, आपको मानने वाले, आपके पदचिन्हों पर चलने वाले, उन 2 से सोचिए और कितने लोग। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, उन्हें ये संदेश समाज में देना चाहिए जिससे लोग इसमें आगे से आगे जुड़ें और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएं। सरवण मंडावरा देवीलाल जी पूछते हैं, सर जी क्या हम चीन की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, चीन की चीजों का बहिष्कार तो हमें करना ही चाहिए। जिस तरह से आज पूरा देश ये देख पा रहा है कि चीन आज किस तरह से एक वैश्विक, अभी मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन लगभग आप सभी शिक्षाविद लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, पहचानते हैं। लेकिन एक बहुत गजब के व्यंग्यकार हैं संपत सरल साहब, वो कहते हैं कि चीन से जब, कहते थे कि चीन से जब युद्ध होगा और भारत जीत भी जाएगा तो चीनी फटाके फोड़ेगा। हमें इन नजरियों को चेंज करना होगा। स्वदेशी, मोदी जी ने कल ही लाइव में कहा था कि स्वदेशी को बढ़ावा देना है। हमें अपने देश की जो बनी हुई निर्मित चीजें उन पर निर्भर होना होगा। पीएल जाट साहब लिखते हैं, भैया आप अपने आप में अपने आम से खास बनने, आई मीन इतनी बड़ी संस्था में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने तक की स्टोरी बताना। दोस्त, व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे तो बड़े प्लेटफॉर्म भी व्यक्तियों से ही बनते हैं और उन्हें हर वक्त व्यक्तियों की जरूरत रहती है। बशर्ते ये है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते जाएं और अपने आप हमें मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ईश्वर, देखिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, बशर्ते ये है कि आपको उसे पहचानना पड़ेगा और उस प्रतिभा का सदुपयोग आपको समय रहते करना होगा। ईश्वर मौका सबको देता है, लेकिन उस मौके के ऊपर चौका लगाने के लिए तैयार तो डियर आपको ही रहना पड़ेगा। देखिए, मानवता को, बिल्कुल मानवता टीम तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखें, लंबी दीर्घायु दें, सुरक्षित रखें, ताकि समाज में समाज सेवा का काम हमेशा आप यूं ही करते रहें। कैलाश चंद जी थालोड़ लिखते हैं, श्रीमान महेंद्र जी रणवा, आपकी वाणी का एक एक शब्द कीमती है, बिल्कुल शुभकामनाओं के धन्यवाद। राजेंद्र चोयल, बहुत शानदार, जितनी भी शुभकामनाएं मिल रही है, मैं मेरे अपनों का सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सवाल मेरे साथ जैसे आता है मैं लूंगा। केसरमल शेषमा लिखते हैं, साथियों बैंक बैलेंस कोई नहीं देखता, जनाजे की भीड़ बताती है कि जाने वाले ने क्या कमाया, इसलिए हमेशा जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, समाज सेवा करते रहें। समय समय की बात है, देखो इस समय तो कोरोना वैश्विक महामारी में तो लॉकडाउन में तो जनाजे की भीड़ भी एकत्रित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इंसान के कर्म हमेशा याद किए जाते हैं। जनाजे की भीड़ होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक दिन की भीड़ है। जिंदगी का मजा तब है जब जाने के बाद में भी लोग आपका उदाहरण दें, आपके व्यक्तित्व को आदर्श माने और उन्हें पदचिन्हों पर जीने के लिए अग्रसर हों। प्रेमचंद जी चाय लिखते हैं, सर मेरा सवाल है, क्या ऑनलाइन टीचिंग कितना सार्थक है? बच्चे टीचिंग के ऐप के बजाय ऑनलाइन गेम्स में अधिक रुचि रखते हैं, इस पर आपके विचार? मैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए बात पहले कर चुका हूं। गेम्स के लिए रुचि रखते हैं तो भैया अभी तो हम सब घर पे हैं, बच्चों की मॉनिटरिंग रखें। देखिए, बाल मन है, कभी कभी मन कर जाता है उनका, लेकिन मॉनिटरिंग पूरी रखें। मॉनिटरिंग जब हम रखेंगे और एक बार उन्हें ऑनलाइन के प्रति जो स्टडी चल रही है उसके प्रति जोड़ देंगे तो अपने आप जुड़ेंगे। ये हमने हमारी कोचिंग में देखा है, लगातार हम सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है उसकी मॉनिटरिंग में लगे रहते हैं।
शुभकामनाएं काफ़ी साथियों की आ रही है। एस के चौधरी जी लिख रहे हैं, मृत्यु भोज रोकने हेतु अगर प्रयास करें और समाज के बुजुर्ग लोग पुरानी परंपरा पर अड़े रहें तो किस प्रकार उनको समझाया जाए। बहुत सार्थक सवाल है। और मेरे एक अंकल जी पुलिस में हैं, महेश जी, उनका व्हाट्सअप कल आया था। अब इसमें तो मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका भी सवाल कुछ इसी तरह से था कि समाज में जो फिजूल खर्ची है, देखिए समाज की फिजूल खर्ची के लिए, इन सब अवधारणाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि समाज को एक नई दिशा में इस क्षेत्र में दे पाऊँ। लेकिन इतनी मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि चाहे शादी ब्याह हो, चाहे ओसर मोसर जोसर की जितनी भी अपनी एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, किसी ऐसे गरीब के ऊपर ये कभी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो अपने परिवार समाज के और लोग कर रहे हैं तो वो भी करे उन सारी व्यवस्थाओं को, और फिर आर्थिक हानि में जिंदगी भर दबा रहे। उसे फ्रीडम दो, जिनसे यथायोग्य जितना बन पाता है उतना करे। जो एक होड़ा होड़ी का सिस्टम लगा हुआ है, एक दूसरे को हम देख के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उस सिस्टम से बाहर निकले। बिल्कुल, आपके सवाल, काफी सवालों पे बातचीत हम कर चुके हैं। तो मैं मेरे लाइव को अंतिम चरणों में लेके जाता हूं। सवाल मैं जितने देख पाया था उतने जवाब दे चुका हूं। मैं तो आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मानव जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें मानव के रूप में यहां भेजा है। अपन चलिए ये मान के चलिए लास्ट में इतना सा संदेश कि अपन भला किसी का कर ना सके, बुरा किसी का नहीं करना है। मैं अक्सर मेरा स्टेटस पे डाले रखता हूं बहुत सालों ने इससे कि ख्वाहिश बेशक नहीं कि तारीफ हर कोई करे, मगर कोशिश जरूर रहती है कि कोई बुरा ना कहे। कोशिश समाज में अगर प्रत्येक व्यक्ति लेकर चलेगा कि कोई बुरा ना कहे, तो निश्चित तौर पर सभी अच्छे बनेंगे और एक नई पीढ़ी की ओर एक नया भारत हम बनाकर लेकर चलेंगे। शिक्षा के साथ संस्कारों को बढ़ावा दें। ये भारत की भूमि है। शिक्षा, संस्कृति, संस्कार यहाँ के कण कण में बसे हुए हैं। और आप सभी से इतना कहते हुए मैं आज के इस लाइव कार्यक्रम से विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, जिंदगी के फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जिंदगी के फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अपनी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं का यथायोग्य अभिवादन। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके इस पेज पे लाइव आने का अवसर प्रदान किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो युवा साथी मेरे साथ इतनी देर लाइव में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं मेरे इष्ट से कामना करता हूं कि आप आगे भी सुरक्षित और स्वस्थ रहें। और जिस तरह के ये पूरे बादल आज दुनिया के ऊपर इस कोरोना महामारी के अंधकार के छाए हुए हैं, निश्चित तौर पर भारत पहल करते हुए अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखते हुए ये अंधकार के बादल हटेंगे। एक नया सूरज, एक नई उमंग, एक नई किरण लेकर हम सबके सामने आएगा। और हम सब एक आशावादी और सकारात्मक नजरिया रखते हुए उसी नई उमंग, उसी नई किरण के इंतजार में रहेंगे। और आने वाले कल को एक नए भारत के रूप में, नए सपनों के रूप में हम सब की उसी संस्कृति को फिर से जीवित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।